अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो टैक्स की बजटिंग के ऊपर है। हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बजटिंग करते हैं, बिजनेस की बजटिंग बनाते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं। इसी तरीके से देखा जाता है तो टैक्स की भी बजटिंग होती है। और टैक्स की जो बजट होता है ना वो होता है सेक्शन 147 के लिए। सेक्शन 147 जो है ना, आप समझ लें एक तरह से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जान है। वजह बताता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। इसमें आपको टैक्स रेजीम का भी जिक्र मिलेगा कि एफ टी आर एन टी आर की कैसे आपको बजटिंग करनी है। आपको इसमें पता लग जाएगा कि आपको ये भी पता लग जाता है कि आप एस्टिमेट कर सकेंगे कि इस रेलेवेंट ईयर में आपकी टैक्स लायबिलिटी इतनी होनी चाहिए। और इसमें आपको ये भी बता देंगे कि इस थ्रेशोल्ड के अंदर अंदर आप अपना टैक्स पे कर चुके हो, जिससे आप डिफॉल्ट सरचार्ज से बच सकें। अब थ्रेश सबको एक चीज़ ये पता होती है कि भाई बजट जो फाइनेंशियल बिजनेस का बजट बनता है तो उसमें पूरा कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं। तो उनके पास तो एक डिटेल फॉर्मेट मौजूद होता है, एक मतलब एक डिटेल सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, ओकेजन्स, इवेंट, सब चीज़ें मौजूद होती हैं। तो टैक्स की बजटिंग कैसे करेंगे? टैक्स को बजट करना किस तरीके से होगा वो आज हम इंशाल्लाह इस सेक्शन के तहत पढ़ने की कोशिश करेंगे। एडवांस टैक्स जो होता है ना 147 का, वो क्वार्टरली बेसिस पे होता है, 4 क्वार्टर्स पर है। सितंबर, दिसंबर, मार्च एंड जून। इनकी डेट्स भी इसमें मेंशन है कि जो इसका 25 सितंबर है, 25 दिसंबर है, 25 मार्च है और 15 जून है। वो हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन इस पूरे सेक्शन का जो बताने का मकसद है ना, वो ये आता है कि आप अपने अपने टैक्स लायबिलिटी को किस तरीके से मैनेज करेंगे। आपकी मैनेजमेंट देखी जाती है, इसमें ही सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स सेविंग्स आती हैं। इसमें ही इसको कंसिडर रखते हुए टैक्स सेविंग्स भी आपको मैं बताना चाहूँगा। अच्छा, एफटीआर की जहाँ तक बात करेंगे, एफटीआर के अंदर बात करेंगे। आप जब एफटीआर के अंदर फाइनल टैक्स regime में वैसे तो कोई इनकम ज़्यादा रही नहीं है, लेकिन एफटीआर का क्या बजट बन सकता है? सवाल ये। जब आपका सेक्शन एक है, शुरू में 8 है मेरे ख्याल से, तो वो जब ये कहता है कि भाई आपको कोई एक्सपेंसेस नहीं मिलने, एडमिसिबल एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे, तो कोई सेट ऑफ लॉसेस नहीं मिलेंगे, आपको कोई टैक्स क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो आपका प्रोसीड है उसी पे जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हुआ है वही आपका फुल एंड फाइनल है। इसके अलावा हम आपका कोई असेसमेंट नहीं करेंगे, कोई मॉनिटर नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि एफटीआर में कोई पूछगछ नहीं है। जितने पैसे रिसीव हुए वही आपकी इनकम है, वही इनकम की डेफिनेशन में भी आ गया, और वही आपका टैक्स है जो आपने पे कर दिया, फुल एंड फाइनल हो गया, खत्म हो गया। वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं देखते कि भाई आपने प्रॉफिट में आपका आपकी रेवेन्यू कितने, आपके एक्सपेंसेस सही हैं नहीं है, वो वॉट एवर द केस, तो उसकी बेसिस पे वो आपको खत्म कर दे। तो उस तहत के उस पूरे कंसिडर को रखते हुए, उस पूरे सिचुएशन को रखते हुए, क्या एफटीआई की बजटिंग होनी चाहिए? द आंसर इज नो। अच्छा, मैंने हमेशा अपने इस लेक्चर में बताया कि आपका जो भी सेक्शन आप पढ़ते हैं इसका डायरेक्टली रिलेट जो होता है ना, वो आपके इनकम टैक्स के रिटर्न से होता है। इसका ताल्लुक जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न, जब इस 147 का कंसिडर करेंगे ना, तो जब आप पेमेंट सिलेक्शन करते हैं ना जाके, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, पेमेंट सिलेक्शन करते हैं 147 की, तो आप डायरेक्टली इनकम टैक्स उसमें नहीं डालते हैं, एडजस्टेबल्स में नहीं डालते, ये ऑटो उठ के आता है। तो वहां से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या एफबीआर इस चीज को एनालाइज कर लेता है कि आपने पूरे साल के अंदर इतना एडवांस टैक्सेस पे कर चुके हैं, जो कि आपकी गुडविल को है ना एक अच्छा रखते हैं डिपार्टमेंट की नज़र में। अब लाजमी सी बात है, कैश फ्लो मेंटेन करना और एडवांस टैक्स पे करना थोड़ा सा एक टफ टास्क होता है सीनियर मैनेजमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि वजह ये होती है कि मे बी पॉसिबल एक टैक्स ईयर में कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई और एक अगले साल जो है कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है। तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वाकई इतना एडवांस टैक्स बनेगा? तो इसी चीज को जज करते हुए ये सेक्शन निकाला गया है। अच्छा, अब हम इस सेक्शन को थोड़ा सा इन डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा इसके ऊपर। देखिए, इसके अंदर जो स्टार्ट हुआ है ना, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2, एवरी टैक्स पेयर हुज इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर। ये याद रखिएगा, ये लेटेस्ट टैक्स टैक्स ईयर का मतलब होता है जो लास्ट जो टैक्स ईयर जिसका आपने रिटर्न फाइल कर दिया, यानी कि डीम असेसमेंट जिसकी आपकी हो गई है।
अंडर द ऑर्डिनेंस और लेटेस्ट असेसमेंट ईयर और डीम्ड असेसमेंट तकरीबन तकरीबन एक ही चीज होती है। अच्छा, अदर देन इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 5, 6, 7, ये 5, 6, 7 तीनों एफटीआर के हैं सर, आप जाके चेक कर लीजिए, ये एफटीआर के। इनकम सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 149 सैलरी का टैक्स है। सैलरी के टैक्स के अंदर क्या बजटिंग करने की जरूरत पेश आ सकती है? आप मुझे खुद बताएं, जब आपकी एक फिक्स इनकम है, आपको फिक्स इनकम मिलने वाली है, आप क्या बजट करोगे उसमें? कोई आज तक कोई इंसान आपने देखा है जो सैलरी के टैक्स का बजट करता हो या बजट बनाता हो? नहीं, क्योंकि मेरे को अगले साल कितनी रिसीव होने वाली है, क्या मैं साल के शुरू में उसका बजट नहीं बनता, उसका स्लैब रेट है, उसके हिसाब से उसका टैक्स करता है। तो 147 जो अपने रिव्यू से जो आउट करता है ना बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एफटीआर और सैलरी को उसने आउट कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये लिख दिया है, इसके बाद लिखा है इनकम सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स, जिस पे हो चुका है, फॉर विच नो टैक्स रेट अलाउड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्शन 1, ये क्या नाम है, सबसेक्शन 6 और 138, सबसेक्शन 3 और 168, ये भी एफटीआर का है। जब वो ये कहते हैं एंड फॉर विच नो टैक्स क्रेडिट्स आर अलाउड इज अलाउड, तो वो ये एफटीआर हो गया, शैल बी लायबल टू पे एडवांस टैक्स फॉर द ईयर इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन। यानी कि अब आपको इस सेक्शन के हिसाब से इन तीनों को हटाने के बाद आपको अपना बजट मेंटेन करना है, यानी कि क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है, क्वार्टरली एडवांस टैक्स पे करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। ठीक है ना दोस्तों, अब हम इस पर ही आते हैं दोबारा से। सबसे पहले बात उसने कर दी, एक और इसने एक्सेप्शन दे दिया कि भाई मैं उन लोगों को भी छोड़ देता हूँ, उन इंडिविजुअल्स को भी छोड़ देता हूँ जिनकी टैक्सेबल इनकम जो है 1 मिलियन से कम की है, जिनका 1 मिलियन से कम है उसको भी मैं माफ कर देता हूँ। ये इसने एक एक्सेप्शन दे दी है। ये एक्सेप्शन है कहलाने का मकसद है, ये ऊपर के साथ ही एक एक्सेप्शन है कि उसने बोला भाई 1 मिलियन से नीचे नीचे जो लोग हैं उनको बजट करने की उनको बजट करने की कोई जरूरत नहीं है, उन पर कोई डिफॉल्टर चार्ज नहीं लगेगा, वो जैसे हैं वैसे ही सही है, उनको बजट करने की जरूरत नहीं। अच्छा भाई चलें अब नीचे चलते हैं, और यहाँ से इसका इस सेक्शन का जो आगाज होता है ना वो यहाँ से होता है। उसने क्या, वेयर अ टैक्स पेयर इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी, द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स ड्यू फॉर द क्वार्टर शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला गिवन। अच्छा देखिए, इस फॉर्मूले को जब उसने बोला लास्ट टैक्स असेट, मैं उसे फॉर्मूला पढ़ देता हूँ फिर मैं लॉजिक बताने की कोशिश करता हूँ। उसने ए कह दिया है कि आपका टर्नओवर क्या टैक्स का है, सही है, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको टर्नओवर नहीं पता तो वो कहता है 1/10 ले लें, एक एस्टिमेट कर दिया उसने बजट के लिए कि भाई आपका इंक्रीज कम से कम 1/10 तो होगा ना। अगर आपको अपना टर्नओवर नहीं पता तो वो कह रहा है 1/10 तो इंक्रीज आएगा ना, मतलब 10% तो इंक्रीज होगा ना। तो पिछले से 10%, पिछले वाले टर्नओवर से 10% इंक्रीज करवा के आप इसको और उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो आपका क्वार्टरली टर्नओवर टैक्स बन जाएगा उसके हिसाब से, फिर सही है। उसके बाद से क्या, द टैक्स लास्ट टैक्स से, लास्ट टैक्स में जो आपका टैक्स बना था और आपका टर्नओवर कितना था लास्ट टैक्स लास्ट, और उसके बाद अगर आपने एडवांस टैक्सेस पे किए। यार ये देखो दोस्तों, मैं क्या बताऊं, ये फॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं समझने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ बजट बताने का मकसद ये हो गया कि यार आपका तो टैक्स है। अच्छा इसके नीचे जो एक मैं जैसे बता दूं, इसमें एक नीचे दो चीजें और हैं जिनको कंसिडर रखना पड़ता है। डिपार्टमेंट इस चीज को भूल जाता है कि देखें यार दोस्तों, एक कंपनी है, एक एसोसिएशन ऑफ बिजनेस है। फॉर एग्जांपल आप 2024 में खड़े हैं, ठीक है, 2023 का आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा है। डू यू थिंक कि 2024 का भी आपका फाइनेंशियल बहुत अच्छा गुजरेगा इस फॉर्मूले के तहत? द आंसर इज नो। मे बी पॉसिबल, पाकिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए आप बताते भाई मेरा इतना एडवांस टैक्स नहीं बन सकता है, भाई मैं नहीं पे कर पाऊंगा इस दफा का। मैं अगर इस हिसाब से पे कर भी देता हूँ तो मेरा रिफंड निकल आ जाएगा, तो मेरा तो कैश फ्लो ब्लॉक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा 2023, मैं 2024 में करा, 2023 के हिसाब से मैंने एडवांस टैक्स एक सीएफओ ने दे भी दिया, ठीक है। जब 2024 का साल के आखिर में आपने रिटर्न फाइल किया तो उस वक्त तो आपका मिनिमम टैक्स निकला है, मिनिमम टैक्स नहीं कि 7% की लायबिलिटी टर्नओवर टैक्स निकला है। तो आप तो बोलोगे मेरा तो रिफंड निकला है। अब आप रिफंड लेने जाओगे, रिफंड के चक्कर में वो आपसे फिर वो पैसे चार्ज करेंगे ना, वो आप लोगों से कि भाई रिफंड दे रहे हो मुझे कुछ पैसे दो। आपका ऑडिट भी खुलवाएंगे उसमें भी पैसे देंगे, आपका असेसमेंट भी करेंगे उसमें भी पैसे देंगे। तो बहुत सारे सीनियर मैनेजमेंट या अच्छे टैक्स कंसल्टेंट जो होते हैं ना, वो थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं कि वो इस फॉर्मूले को
क्या नाम है, अडॉप्ट करें। हाँ, कंसिस्टेंसी होगा ना किसी इंडस्ट्री के अंदर, कंसिस्टेंसी है क्या, फ्लक्चुएटिंग नहीं है, वॉलेटिलिटी नहीं है, वो बोलते हैं, समझ में भी आता है कि यार हाँ यार पिछले साल भी इतना था, तो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना है, पिछले साल से इतना है, तो वो बोलते हैं चलो यार कंसिडरेशन रखते हुए करते हैं। लेकिन उसमें भी पता है क्या होता है, माय सजेशन इज दैट कि इस फॉर्मूले को डिस्कस डिपार्टमेंट से करने के बाद बोले यार आप मिनिमम टैक्स को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे कहीं मिनिमम टैक्स का जिक्र नहीं है, लेकिन आप नीचे देखें तो यहाँ पर बात आती है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। देखिए इन्होंने एक्सप्लेनेशन पे यहाँ पे देखे, यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखा, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लेरिफाइड दैट द टैक्स असेस इंक्लूड टैक्स अंडर सेक्शन 4C, यानी सुपर टैक्स को भी कंसिडर करो, 113 को भी करो, मिनिमम टैक्स को भी कंसिडर करो, और अल्टरनेट एसीटी को भी कंसिडर करो। यार मुझे एक बात बताओ, मतलब 4C तो खैर अभी आप सबको ही पता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सिर्फ आप लोग की एक वो बताने के, अभी इसका तो केस वैसे ही चल रहा है। आप समझ सकते हो कि 4C को एडवांस टैक्स में कंसिडर करना चाहिए, जबकि वो शुरू से अल्ट्रा वायरस है, तो उसको कंसिडर करने की जरूरत क्या है। लेकिन डिपार्टमेंट का मिजाज है भाई, वो करते हैं। लेकिन मैं 4C को डिस्कस नहीं कर रहा, बहुत लंबा डिटेल है, बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी। लेकिन उसने बोला 113 और 113C को कंसिडर करना है, यानी कि 1.25% को और 17% को जरूर कंसिडर करना। तो यहीं पे आपको अपने टैक्स डिपार्टमेंट से डिस्कशन यही करनी पड़ती है कि यार देखें 2023 हमारे एक एक्सेप्शनल ईयर था, एक एक्सेप्शनल ईयर था। उससे पहले 2023 में हमारे अच्छे, 2022 में लॉसेस हैं, 2021 में भी लॉसेस हैं। तो आप कैसे कह सकते हो यार कि आप मेरे 2024 का भी जो रिटर्न असेसमेंट होगा वो यही होना चाहिए। तो यहाँ आप लोग को अपनी जजमेंट यूज करनी होती है, यहीं से टैक्स क्रेडिट सेविंग निकालनी पड़ती है। और कोशिश करनी चाहिए, अगर आप दिसंबर क्वार्टर में खड़े हो, तो अपना रिटर्न जो है ना, अपना जो टैक्स का रिटर्न जो है, वो कोशिश करें कि आप फाइल कर लें 25 से पहले पहले। उससे फायदा पता ही क्या होगा आपका, आपको पता लग जाएगा कि यार मेरे फ्यूचर के जो क्वार्टर्स होंगे ना, उस पे तो मेरा ये, अगर ये फॉर्मूला भी लगाऊंगा ना, तो मिनिमम टैक्स की लायबिलिटी निकल कर आएगी मेरी, मिनिमम टैक्स की लायबिलिटी ये निकल कर आएगी। तो ये एक टेक्निक है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। आई होप कि अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब भी दे दूंगा इस चीज़ में। अच्छा, वो ये इस 4A के अंदर वो ये बात करता है कि जब आप सेकेंड ईयर में आ जाए, सेकेंड क्वार्टर में आ जाए, यानी कि दिसंबर क्वार्टर में आ जाए, तो आप भाई पूरे साल का करें और उसके ऊपर डिवाइड करें, और उसके ऊपर बताएं कि भाई मेरे अगले 2 क्वार्टर की, 3 क्वार्टर की लायबिलिटी कितनी बननी है, यानी कि मेरा दिसंबर में आप एस्टिमेट कर लें मेरे पूरे साल का टर्नओवर कितना बनने वाला है, और उसके हिसाब से मुझे ये बताएं कि भाई क्या नाम है, मेरे दिसंबर की लायबिलिटी, दिसंबर क्वार्टर की, मार्च क्वार्टर की और जून क्वार्टर की लायबिलिटी कितनी बननी चाहिए। ये इस पूरे सेक्शन में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको सिर्फ यही चीज़ मिलेगी कि भाई आपको अपना एस्टिमेट करना कैसा। मैं आप सिर्फ सेक्शन पढ़ाने का मकसद, समझाने का मकसद यही कि सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस, कि आप उस 3 बताने का कि हमें, देखिए इसमें ना अपनी जजमेंट लगानी पड़ती है दोस्तों, इसमें अपनी जजमेंट लगानी पड़ती है कि क्या हमारे लिए, कंपनी वाला तो एक लाजमी सी बात है, उसके लिए कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज बहुत मैटर करता है। एक सीएफओ के लिए कैश आउटफ्लो, एक आउटफ्लो और इनफ्लो बहुत मैटर करता है, उसकी जॉब ही यही होती है। तो उसके बाद उसने देखिए यहाँ पे फिर वही बात की, टैक्स लायबिलिटी 4C, 113 113 को जरूर कंसिडर करें वाइल मेकिंग वर्कआउट ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, मैं आपको ये सेक्शन बताना, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपको क्रक्स पता होने चाहिए, सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए, मैं आपको रट्टा नहीं लगवाना चाह रहा। देखो यार, अगर आप टैक्स के सेक्शन की रिसर्च या एनालिटिकली बहुत अच्छा देखते हैं ना, यू विल बी अ वेरी गुड कंसल्टेंट, यू आर वेरी गुड टैक्स एडवाइजर्स आल्सो। इंडिविजुअल्स में उसने सिंपल ही कह दिया, इंडिविजुअल्स और एओपी पे, इंडिविजुअल्स में उसने कहा यार जिसकी 1 मिलियन उसको तो हटा ही दिया है, और ऊपर हैं जिनके जिनके 1 मिलियन से ऊपर की, तो उनको बोला भाई आपका जितना भी टैक्स, आपका जितना भी टैक्स असेस है, उसको डिवाइड बाय 4 करें, माइनस बाय बी कर दें, बहुत आसान है, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसके लिए ना। और बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे इंडिविजुअल इसको निगलेक्ट भी करते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। उसके बाद देखें, यहाँ पे इसकी डेट मेंशन की हुई है कि आपको बता दिया है कि भाई सितंबर का क्वार्टर ऑन पे 15 कर दिया, पहले 25 था। अभी देखें ये फाइनेंस एक्ट में चेंज आया था, ये मैं आपको बता दूं कब चेंज आया था, 11 में जाते हैं तो आपके पास फाइनेंस एक्ट 2004 लिखा हुआ है इनके अंदर ना। ये एडवांस टैक्स फॉर इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल्स की बात है, ये 15 लिखी हुई है, लेकिन अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कंपनीज के लिए उसने देखे 25 25 25 और 15 रखी है इसने।
उसके बाद इसने एक सेक्शन रखा है भाई कि ये जो कैपिटल गेन के होते हैं, कैपिटल गेन के ऊपर जो शेयर्स के अंदर जो डील करते हैं, सिक्योरिटीज के अंदर जो डील करते हैं, उनके लिए ज़्यादातर बैंकिंग के लिए या इंडिविजुअल्स के लिए। उसके बाद अब हम अभी बिजनेस उसके ऊपर बात कर रहे हैं ना। आप सब लोग ज़्यादातर प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, वो बिजनेस किसी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से ज़्यादा ताल्लुक होते हैं या सर्विस या ट्रेडिंग इंडस्ट्री में ताल्लुक होते हैं। ये उसके बाद उसने बताया एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन एवरी पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात की है। उसके ऊपर क्या कंस्ट्रक्शन के ऊपर डेवलपमेंट अथॉरिटीज के ऊपर बात की है, उसके ऊपर सारी चीज़ें बताई हैं उसने। और उसके बाद इन्होंने देखिए एक चीज में ये इस सेक्शन से 6 पढ़ते हैं। इफ एनी टैक्स पेयर हु इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ एडवांस अंडर सेक्शन 1 एस्टिमेट एट एनी टाइम बिफोर द लास्ट एस्टिमेट एट एनी टाइम बिफोर द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ड्यू। अभी भी मौका वो कहता है कि जब लास्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून की करने वाली, तो आप पहले से एस्टिमेट कर लो कि आपकी लायबिलिटी कितनी बनने वाली है। दैट द टैक्स पेबल बाय हिम फॉर अ रेलेवेंट, रेलेवेंट का मतलब उस साल के लिए जिसके लिए एडवांस आप जिसके लिए बजट बना, इज लाइकली टू बी लेस देन द अमाउंट ही इज रिक्वायर्ड टू द टैक्स पेयर मे फर्निश टू द कमिश्नर एन एस्टिमेट अमाउंट ऑफ द टैक्स पर्सन। इसको कहने का मकसद है कि हम आपको और मुद्दत दे रहे हैं कि सर आप साल के आखिर में जून में भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं, 15 जून से पहले पहले आप कर लें और अपना अपना एडवांस टैक्स पे कर दें। इस सेक्शन को हम रिलेट करते हैं अपने सेक्शन 205 जो कि डिफॉल्ट सरचार्ज है। इस पूरे 147 का क्रक्स ये है कि आप अपनी साल की जो टैक्स लायबिलिटी बनने वाली है उसका 90% तो 90% तो आप है ना पे कर दें। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकम टैक्स का भी जो कानून है ना वो एडवांस का है, एरियर्स का नहीं है। जिस तरह सेल्स टैक्स का कानून एडवांस का है, इसी तरह इनकम टैक्स का कानून भी एडवांस का है। ठीक है दोस्तों, ये इसके ऊपर आपकी इसी से एक और चीज रिलेट करती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ मैं इसको क्लोज करता हूं, अगर आपको कोई सवाल है सेक्शन का तो मैं आपको बता दूंगा। यार मुझे एक बताओ, आप 2024 में बैठे हो, ठीक है। 2024 में आप स्टार्ट होने वाला जुलाई में, जून के अंदर आप आए हैं। नाउ यू आर प्लानिंग टू गेट एन एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट फॉर अंडर सेक्शन 153। सही है। आप एग्जाम सर्टिफिकेट लेने के ख्वाहिशमंद हैं कि भाई मेरे पास आप एक मैन्युफैक्चरर हैं या पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, आपका एडजस्टेबल है, वैसे भी मिनिमम टैक्स में भी एडजस्टेबल था, लेकिन आप बोल रहे हैं यार मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे एग्जाम सर्टिफिकेट मिल जाए, क्योंकि एग्जाम सर्टिफिकेट का फायदा ये होता है कि आपका वर्किंग कैपिटल जो है ना वो बच जाता है। आपका वर्किंग कैपिटल जो है ना वो बड़ा सुकून से सेव हो जाता है। वो लोग वर्किंग कैपिटल इसलिए भी बचाते हैं क्योंकि देखिए दो वजह होती है। एक तो लोग आपका टैक्स डिडक्ट करते हैं और पे टाइमली नहीं करते हैं, और उसी डिडक्शन से अपना बिजनेस करते हैं। दूसरी बात ये होती है, बहुत सारे आपने होता है ऐसे कि भूले भटके आते हैं जो अपना टैक्स आपका टैक्स ही जमा कराते हैं दिसंबर के बाद, तो आपका टैक्स ज़ाया हो जाता है। सही है। तीसरी बात होती है कि बहुत सारी रिकन्सिलेशन डिफरेंसेस आते हैं, टाइमिंग आउट होता है, कट ऑफ का इश्यूज आते हैं, आपका जो एडवांस टैक्स होता है, जो एसेट होता है, वो नहीं मिलता। फिर दूसरी बात है, जब आप रिफंड लेके लिए जाते हैं उसी चीज़ का, तो आपको रिफंड के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत हैसल होता है। अब मैं बताता हूँ कि एग्जाम सर्टिफिकेट लिया किस तरह जाता है अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मिसाल लेते हैं कि आपके पिछले सालों के रिफंड्स मौजूद हैं, ज़्यादातर कंपनीज के रिफंड मौजूद होते हैं। ठीक है, चले पहले बात करता है रिफंड मौजूद है, जो उसके बाद में बात करूंगा रिफंड्स मौजूद नहीं है। ठीक है, रिफंड्स मौजूद है, रिफंड का ऑर्डर भी हो गया 170 का। विदाउट 170 रिफंड के ऑर्डर किए बगैर तो बेकार है ना, आपके लिए बेकार है आपका रिफंड ऑर्डर। अगर डीम असेसमेंट में जाओ, आपने रिफंड ऑर्डर हो गया, आपने मिनिमम टैक्स की बेसिस पे ये एस्टिमेट कर लिया कि मेरा टर्नओवर इतना है, उसके हिसाब से 1.25% की मेरी इतनी लायबिलिटी बनती है, और मैंने एडवांस टैक्स पिछले सालों में इतना जमा करवा चुका हूँ और मेरा रिफंड इतना खड़ा हो गया। तो आप टैक्स डिपार्टमेंट को 147 की एप्लीकेशन लिखते हैं, उसमें बोलते हैं देखिए मेरा टर्नओवर टैक्स इतना बनता है और उसकी अगेंस्ट में मैंने ऑलरेडी मेरे रिफंड्स पिछले सालों के खड़े हैं, काइंडली इशू मी द एग्जाम सर्टिफिकेट इन सेक्शन 153। तो डिपार्टमेंट आपके इस चीज को कंसिडर रखते हुए आपको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट दे देता है। ये मैं प्रैक्टिकली कर चुका हूँ, इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। इन अपोजिट टू दैट, अगर आपका एडवांस टैक्स बोलते हैं कि भैया मेरे पिछले सालों के टैक्स क्रेडिट्स पड़े हुए जो कैरी फॉरवर्ड होने हैं, अब मैं उसको बताता हूँ कि मेरा 1.25% पे टैक्स लायबिलिटी बनती है और मेरे टैक्स एक्सपेंसेस ये पड़े, मेरे टैक्स क्रेडिट्स ये पड़े जो मेरे मिनिमम टैक्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो काइंडली इशू मी दैट
एग्जाम सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 153, मुझे इस चीज़ का एग्जाम सर्टिफिकेट या 151 या 150 किसी के ऊपर भी एग्जाम सर्टिफिकेट चाहिए आपको कि भाई मेरी टैक्स लाइबिलिटी आगे सालों में बनेगी नहीं, तो मेरा टैक्स क्यों काट रहे हो, बेकार में रिफंड बन जाएगा मेरा, फिर आपको तकलीफ होगी, मुझे एग्जाम सर्टिफिकेट दे दें। चलें, यहाँ तो ये बात आ गई, यहाँ तक ये बात खत्म हो गई। वो आपको 147 का सबसे पहले 147 का ऑर्डर देगा इस चीज़ का कि आपके पूरे साल की 2024 हो 25 हो, आपको वो ऑर्डर देगा और उसकी बेसिस पे आपको आपको एग्जाम सर्टिफिकेट देगा, यानी कि आपके जो पिछले सालों के जो रिफंड है उसका एक वन पिछले साल का जो रिफंड एडजस्ट कर रहा है उसका 147 का आपको एडजस्टमेंट का ऑर्डर देगा और उसके अगेंस्ट में फिर आपको वो एग्जाम सर्टिफिकेट भी इशू कर देगा। यहाँ तक कोई बात क्लियर, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। 147 का भी उसी साल का होगा, यानी कि 2024 का एडजस्टमेंट नोट देगा, वो आप एडजस्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट में फिर आपकी, क्योंकि लाइबिलिटी तो 2024 की भी बनेगी ना आपकी, तो एक चीज ये हो गई आपका एग्जाम सर्टिफिकेट से मतलब। अब मिसाल है कि आपके रिफंड्स नहीं है, टैक्स क्रेडिट भी नहीं है, आप टैक्स डिपार्टमेंट से बोलते हो सही है मैं एडवांस टैक्स अपना मैं एस्टिमेट इतना करता हूँ, मुझे एडवांस टैक्सेस में पे कर रहा हूँ, मुझे आप एग्जाम सर्टिफिकेट ग्रांट कर दें, मैं अपना एग्जाम सर्टिफिकेट मैं अपने एडवांस जो साल पूरे साल की क्वार्टर की लाइबिलिटी है ना वो मैं क्वार्टर में पे करता रहूँगा, आप काइंडली मुझे एडवांस आपको मुझे सर्टिफिकेट इशू कर दें। तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, आपका ही फायदा होता है, आपकी कंपनी का ही फायदा होता है जिसकी बेसिस पे आप एग्जाम सर्टिफिकेट क्लेम करते हैं। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती ना, देखो मैं रट्टा नहीं लगवाना था, मैं वो वीडियो नहीं बना सकता आपके साथ कि भाई हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, मैं तो ये बता रहा हूँ आपको, लेकिन इसका ताल्लुक भी उसी से होता है। अगर आपकी कोई क्यूरी हो, आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।